प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आपके लिए खुशी की बात, हमारे बीच में हमारे सर अनुज सर उपस्थित हैं, जिनका परिचय मैं आपको बता दूं कि अनुज सर इस समय हमारे बीच में उपस्थित जो नेट क्वालिफाइड है और आप लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाने वाले हैं। आप वीडियो में देखेंगे तो आपको लगेगा, एक अलग ही एहसास लगेगा कि हाँ, हमारे सामने कोई फैकल्टी आए हैं। हम अनुज सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। और बेटा, आप लोगों को भी आप पढ़िएगा। अनुज सर हमारे इस समय आपके बीच में अर्थव्यवस्था लेकर आए हैं और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड पूरे गहराई तक आपको बताएंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं अनुज सर का अपने YouTube चैनल में। नमस्कार छात्राओं, YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मुझे अवसर प्राप्त हुआ है अर्थव्यवस्था पढ़ाने का। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो शुरुआत है वो आपसे बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा मैं, किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पड़ी और किस प्रकार यह अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का संबंध, वो सारी चीजें आपके सामने डिस्कस करूंगा। क्योंकि किसी भी एग्जाम में, चाहे वो SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे PCS, IAS, सब किसी भी एग्जाम में अर्थव्यवस्था एक अलग ही महत्व रखता है। उसके बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में इसके बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो उसको उपयोग के लिए चलिए शुरू करते हैं, समय बर्बाद ना करते हुए। अर्थव्यवस्था, तो सबसे पहले मैं आपसे बता दूं जिस टॉपिक पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, ये हमारे आज के टॉपिक रहेंगे। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो यह एक सिद्धांत है, यह एक सिद्धांत है। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह एक अभ्यास। एक कहानी के माध्यम से समझ लीजिए कि जिस प्रकार से किसी कंपनी में, कोई कंपनी मान लीजिए एक कंपनी है और उस कंपनी में कुछ मैनेजर आपस में यह डिस्कशन कर रहे थे कि किसी अमुक वस्तु को बाजार में बेचने पर, किसी अमुक वस्तु को बाजार में बेचने पर उसमें प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा हो रही थी। एक कहानी के माध्यम से इन दोनों को आप समझेंगे। किसी कंपनी ए में मैनेजर जो थे वो किसी अमुक वस्तु को लेकर चर्चा कर रहे थे कि उसमें प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा हो रही थी। उसी में से एक कॉस्ट अकाउंटेंट बैठा हुआ था, यानी कि लागत लेखांकन को पढ़ने वाला वो व्यक्ति ने एक किताब उठाई। किताब का नाम था कॉस्ट अकाउंट। उस किताब में उसने देखा कि अगर हम वस्तु की लागत को कम कर दें, उस किताब में लिखा था कि अगर वस्तु की लागत को कम कर दिया जाए तो लाभ को बढ़ाया जा सकता है। अर्थात अगर लागत को कम कर दिया जाए तो लाभ बढ़ाया जा सकता है। कहने का अर्थ है बड़ा सिंपल कि किताब में जो बात लिखी थी अब उसको अप्लाई करने की जरूरत थी। तो मैनेजर्स ने उस किताब में लिखी हुई बात, यानी कि लागत को अगर हम कम कर दें तो लाभ को बढ़ाया जा सकता है, उस बात को, यानी उस सिद्धांत को अभ्यास में लाया। अब कहने का अर्थ ये हो गया सरल भाषा में कि अर्थ, ये जो कॉस्ट अकाउंट में बात लिखी हुई है वो अर्थशास्त्र है, मतलब सिद्धांत है, और उसे हमने अपनी कंपनी में लागू किया, यानी वो क्या है, अभ्यास है। बहुत ही सरल भाषा में बता देता हूँ कि लागत को कम करना, लाभ को बढ़ाना, ये किताब में लिखा हुआ था। अर्थात ये सिद्धांत है और इसे अप्लाई कर देना, इसे अभ्यास में लाना अर्थव्यवस्था है। ये दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। अर्थव्यवस्था एक शब्द है मात्र, अगर इसके सामने किसी राष्ट्र का वर्णन ना किया जाए। जब आप किसी राष्ट्र का वर्णन करते हैं तब अपने आप में अर्थव्यवस्था पूर्ण होता है। जैसे कि रूसी अर्थव्यवस्था, फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकन अर्थव्यवस्था, विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को एक राष्ट्र के साथ जब आप संबोधित करते हैं तब अर्थव्यवस्था का पूरा अर्थ निकल के आता है। अब अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो इसे
परिभाषा के तौर पे समझाता हूं। अर्थशास्त्र की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? जिस प्रकार समाज का अध्ययन करने के लिए, जिस प्रकार समाज का अध्ययन करने के लिए हमें समाज शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है, राजनीति का अध्ययन करने के लिए राजनीति शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है, विज्ञान का अध्ययन करने के लिए विज्ञान शास्त्र की अध्ययन आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार अर्थ का अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र को जानने से पहले अर्थ को जानना जरूरी है। अर्थ क्या है? अर्थ का मतलब सीधा सीधा होता है वित्त से, अर्थात रुपए, मुद्रा, लाभ, हानि, ये सारी चीजें अर्थ के अंदर आती हैं जो किसी भी देश की व्यवस्था को बनाती है। तो अर्थ का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र को परिभाषा के तौर पर कुछ इस प्रकार हम स्पष्ट कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु के उत्पादन करने के लिए, किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए जो संसाधन होते हैं, संसाधन, किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए जो संसाधन वो हमेशा कैसे होते हैं? सीमित। संसाधन यानी कि स्रोत जो हमेशा कैसे होते हैं? सीमित। और जो आवश्यकताएं होती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं वह हमेशा साधन हमेशा सीमित होते हैं और आवश्यकता हमेशा असीमित। तो साधन सीमितों, जो आपके साधन सीमित हैं उनके आधार पर आवश्यकता जो असीमित है उनको किस तरह से वितरित किया जाए, किस तरह से वितरित किया जाए, अर्थात जो भी उत्पादन आप करते हैं वह आपकी जनसंख्या के लिए उपयुक्त है या नहीं है, उसको किस प्रकार से वितरित किया जाए, उसका कार्य अर्थशास्त्र में होता है। अर्थात साधन आपके किस प्रकार से हो सकते हैं? कृषि, उद्योग, सेवा। कृषि, उद्योग और सेवा ये सब साधन है और असीमित है जनसंख्या। तो कृषि, उद्योग और सेवाओं को किस प्रकार जनसंख्या में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी बातें अर्थशास्त्र में सीखने को मिलती है। मानव जीवन में हमेशा दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। मानव जीवन में हमेशा दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, मैं आपसे बता दूं। एक तो होती है आर्थिक क्रिया, और एक अनार्थिक क्रिया। दो प्रकार की क्रियाएं मानव जीवन में हमेशा होती हैं। आर्थिक क्रिया क्या है मैं बता देता हूं आपको। इसमें तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक आपका आता है पेशा, दूसरा आता है नौकरी और तीसरा आपका आता है व्यवसाय। पेशा, नौकरी और व्यवसाय। तो पेशा का जो उद्देश्य है और नौकरी का जो उद्देश्य है, जो व्यवसाय उद्देश्य, उन सबका उद्देश्य होता है लाभ का अर्जन करना, लाभ का अर्जन करना। तो लाभ खुद वास्तव में क्या हुआ? अर्थ हुआ। तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन जिस शास्त्र के द्वारा किया जाता है, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन जिस शास्त्र के द्वारा किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। आर्थिक गतिविधियों में आपका पेशा, नौकरी और व्यवसाय आते हैं। पेशा की अगर बात की जाए, पेशा की अगर बात करें तो इसमें केवल दो तीन बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि निवेश करना पड़ेगा आपको, निवेश के आधार पर उत्पादन होगा और उत्पादन के आधार पर लाभ होगा। नौकरी की बात करें तो इसमें एक ही चीज आती है, रोजगार। हम किसी दूसरे के यहाँ जाके काम कर रहे हैं और वहां से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।
और व्यवसाय के अंतर्गत बहुत सारी चीजें मिलती हैं देखने को, जैसे कि लाभ, हानि, मुद्रा की पूर्ति नहीं, मुद्रा की मांग, सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। व्यवसाय के क्षेत्र, व्यवसाय के बाजार कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत व्यवसाय अंदर। तो ये सारी आर्थिक गतिविधियां हैं। इन सभी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अर्थशास्त्र शब्द जो है संभवतः इसके जो फादर हैं, मॉडर्न फादर यानी कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, संभवतः अर्थशास्त्र शब्द की शुरुआत आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ के द्वारा की गई है। इन्होंने एक किताब लिखी सन 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन किताब लिखी, जिसमें इन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में विशेष अध्ययन करके बताया कि अर्थशास्त्र का अर्थव्यवस्था से किस प्रकार संबंध है। शुरुआत में मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र सिद्धांत है और अर्थव्यवस्था एक अभ्यास। जिस प्रकार सिद्धांत अर्थात किसी किताब में लिखा हुआ और उसको मानव जीवन में अभ्यास के तौर पर उसे लागू करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसकी कुछ चुनौतियां भी होती हैं, मैं आपसे बता दूं। अर्थशास्त्र की जो चुनौतियां हैं वह दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन। पहली जो चुनौती है वो है वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन। दूसरी जो चुनौती होती है वो होती है वस्तुओं एवं सेवाओं का जनसंख्या में वितरण। आपको मैं बता दूं कि वस्तुओं में क्या आता है और सेवा में क्या आता है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से इनका उत्पादन होता है। वस्तुओं में मूलभूत वस्तुएं आती हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, भूमि आदि। और जो सेवाएं हैं, सेवाओं में जो आप चीजें आती जैसे बीमा क्षेत्र, बैंक, यातायात और होटल आदि, ये सारी चीजें सेवाओं के अंदर आती है। इनका जनसंख्या में वितरण, ये दो चुनौतियां होती हैं। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वह है निवेश। अब आपको जानना बहुत जरूरी है, ये शब्दावली है, अर्थशास्त्र की शब्दावली है छोटी छोटी। वस्तुओं में क्या आता है, सेवाओं में क्या आता है, उत्पादन क्या है, निवेश क्या है और वितरण क्या होता है। वितरण माना होता है बांटना। आपको किस प्रकार से सीमित संसाधन होने के बावजूद आप असीमित आवश्यकताओं में किस प्रकार से बंटवारा करते हैं। निवेश की बात करें तो निवेश का मतलब होता है लाभ कमाने के लिए या मानव कल्याण के लिए जब हम उत्पादन करते हैं तो कहां से पूंजी लगाते हैं, कहां से प्रबंध करते हैं। तो पूंजी को प्राप्त करने के लिए सरकार अपने कोष से भी व्यवस्था कर सकती है, निजी वित्त भी ले सकती है, सरकारी वित्त का भी प्रयोग कर सकती है, आरबीआई से भी ले सकती है, विदेशी बैंक जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF से भी ले सकती है, विदेशी राष्ट्र से भी ले सकती है। सारी किसी भी प्रकार से जो है पूंजी की व्यवस्था कर सकती है निवेश के लिए, ताकि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा सके। इनमें मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनमें कौन कौन चीजें आती हैं, जैसे शिक्षा होगी, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, आवास, इन सब के लिए सरकारी वित्त की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम लोग निवेश कहते हैं।
और निवेश के माध्यम से जब ये सारी चीजें बन जाती हैं तो फिर दूसरे जो चुनौती अर्थशास्त्र के समक्ष या अर्थव्यवस्था के समक्ष आती है वो ये आती है कि किस प्रकार से अब इनका जनसंख्या में वितरण किया जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि कई प्रकार से जनसंख्या को भी भागों में बांट रखा है। जैसे किसी को परमिट के हिसाब से वितरण होता है और किसी को जो है जो उनका रिजर्वेशन कोटा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि किस प्रकार से आप बांटते हैं। कहीं आपका जो राशन कार्ड है उसके हिसाब से बांट सकते हैं आप, ठीक है। और आपका जो कोटा है जनरल, ओबीसी, एससी, इस तरह से विभिन्न प्रकार की चीजों को बांट दिया ताकि वस्तुओं और सेवाओं को कम संसाधनों के आधार पर भी उसको प्रयोग में लाया जा सके। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र की। ये एक इंट्रो क्लास थी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब बोल दो लास्ट में। हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है, सामने खड़े हुए, हाँ, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप जो है YouTube चैनल को बहुत ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब और लाइक करें बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका जो लाइक होगा वो हमें बताएगा कि हमने आपको अच्छा पढ़ाया या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।